दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी की इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव, प्रोग्राम्स व अन्य जो कॉन्फ्रेंस हुए या समिट हुई उन सबको डिस्कस करेंगे जो पिछले 2-3 सालों में घटित हुई हैं और एग्ज़ाम के लिए हमेशा रिलेवेंस हैं, प्रासंगिक हैं। इसके साथ ही जो हाल फिलहाल की घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की हों, उनको भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और इस वीडियो में जो PDF है, ये PDF आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम उठाया है वो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ। तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत क्यों की गई। तो भारत में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान या कोई भी राज्य हो या भारत का कोई भी कोना हो, भारत के प्रत्येक कोने में महिलाओं के प्रति सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, पारिवारिक हर स्तर पर भेदभाव होता रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं का भेदभाव आज का नहीं है, यह आदिकाल से चला आ रहा, प्राचीन काल से चला आ रहा है और समाज में तरह तरह की कुरीतियाँ व भेदभाव आज भी विद्यमान हैं। और इसके पहले प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जितने काल आप देखते हो वहाँ उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा है। तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए आज जो महिलाओं के साथ प्रमुख समस्या है वो कौन सी है? बच्चियों के साथ कन्या भ्रूण हत्या की है, गिरता हुआ लिंगानुपात है, बाल विवाह की समस्या है, महिलाओं के प्रति परिवार के लोगों का जो पुरुष जाति के हैं उनका महिलाओं के प्रति नकारात्मक जो सोच है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए और बच्चियां परिवार पर बोझ न बने, प्रत्येक माता पिता दहेज के चक्कर में बच्ची को कोख में ही मान न दे, बल्कि पूरे सम्मान के साथ उसका लालन पालन करे। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को शुरू किया गया है। कब? 1 अप्रैल 2019 को। इसमें किया क्या जाएगा? इसमें बच्ची जन्म से लेकर उसके हायर एजुकेशन तक 15,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जो 6 फेजेज में उपलब्ध करवाई जाएगी। पहला फेज में अगर बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके पश्चात हुआ है तो नवजात बालिका के जन्म के समय 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के आप ऐसा मान लीजिए 6 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा 15,000। बच्ची का वैक्सीनेशन, टीकाकरण हो जाता है, लेकिन शर्त है कि उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 के पहले नहीं होना चाहिए, तब 1,000 रुपये दिए जाएंगे। बच्ची का कक्षा 1 में एडमिशन होता है तो इसके लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। क्लास 6 में जाने पर 2,000 रुपये मिलेंगे। क्लास 9 में एडमिशन लेती है तो 9,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बच्ची अगर कक्षा 10 व 12 को पास कर लेती है और स्नातक डिग्री के लिए एडमिशन लेती है या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए एडमिशन लेती है तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार जन्म पर 2,000 रुपये, वैक्सीनेशन पर 1,000 रुपये, 3 हो गए। उसके बाद 2,000 कक्षा 1 में एडमिशन पर 2,000, कक्षा 6 में एडमिशन पर 2,000, कक्षा 9 में एडमिशन पर कितना? 3,000 रुपये। और उसके बाद BA यानी स्नातक व 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने पर 5,000 रुपये। टोटल इन सब का करोगे तो ये कितना बैठेगा? 15,000 रुपये सहायता राशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। पात्रता क्या है? क्या भारत का किसी भी भूभाग में रहने वाली बच्ची इसका लाभ उठा सकती है? आंसर है नहीं। इसका लाभ उठाने के लिए उस बच्ची का यूपी में
निवासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की रहने वाली होनी चाहिए, उसके पास अस्थायी परमानेंट निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत, टेलीफोन का बिल इत्यादि मान्य होगा। और दूसरी कंडीशन है परिवार की वार्षिक आय, एनुअल इनकम किसी भी हालत में 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा अधिकतम 2 बच्चियों को ही मिलेगा। अब बात आती है कि सेकंड डिलीवरी के समय, सेकंड प्रसव के समय अगर ट्वाइन बेबी पैदा दोनों बच्चियां ही हैं तो तीनों बच्चियों को लाभ मिलेगा। और अगला फिर प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि अगर हम किसी बच्ची को गोद ले लेते हैं, हमारी भी एक बच्ची है, तो अगर एक बच्ची आपकी है, एक बच्ची आप गोद लिए तो दोनों बच्चियों को लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी 2 बच्चियाँ, एक बच्ची गोद लिए, तो ऐसी कंडीशन में अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ मिलेगा, ये नहीं कि ऐसी कंडीशन में तीनों बच्चियों को लाभ मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बजट एलोकेशन जब 2020-21 में हुआ तो इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये पहला मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इंटरव्यू पीसीएस का जब चलता वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की जो सुभेद वल्नरेबल सेक्शन के लिए स्कीम चलाई जा रही वहाँ पूछा जाता। 2018 जब हम पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो हमसे भी उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से प्रश्न पूछा गया था और कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे। अगला आते हैं, अगला जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप। स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। क्या ज़रूरत हुई कि स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाए? तो असल में होता क्या है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा विश्व के 101 शहरों की लिस्ट जारी की जाती है सबसे ज़्यादा प्रदूषक। 101 का मतलब 100 टोटल 101 शहर नहीं थे, ऐसे 101 शहर जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषक थे उनकी लिस्ट जारी हुई। इस 101 सबसे प्रदूषक शहरों में 15 शहर उत्तर प्रदेश के थे। और जब उत्तर प्रदेश के 15 शहर, उनमें से विश्व का दूसरा और भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जब गाजियाबाद आता है, क्योंकि विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर चाइना का होतान था, चाइना के होतान के बाद विश्व का दूसरा सबसे व भारत का पहला प्रमुख प्रदूषित शहर गाजियाबाद, तो भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार सजग होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाता है। और इसको विकसित किसने किया है? इसको IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया। इसका शुभारंभ किए थे? तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने लखनऊ से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत इसको शुरू किया। और जब शुरू किया तो इसकी जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी थी IIT कानपुर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया। बाकी 15 सबसे उत्तर प्रदेश के कौन प्रदूषित शहर हैं? तो इनमें आगरा है, प्रयागराज है, अनपरा है, बरेली है, फिरोजाबाद है, गजरौला है, गाजियाबाद है, झांसी है, कानपुर है, खुर्जा है, लखनऊ, नोएडा, रायबरेली व वाराणसी इत्यादि शहर इसमें शामिल हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट कहा जाए, इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है धुरिया पार। धुरिया पार क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो धुरिया पार में कौन सा? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया। ये कहाँ लगा है? तो ये धुरिया पार है गोरखपुर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया? तो ये गोरखपुर के धुरिया पार में किया गया। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपये आई है। इससे क्या किया जाएगा? जैविक कचरा जो है वो जैविक कचरा से वैकल्पिक ईंधन तैयार किया जाएगा, अल्टरनेटिव फ्यूल तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा? कचरे का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा, आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो शहर के लोग हैं वो अपना कचरा इकट्ठा करके और इसमें कचरा जो ये प्लांट है वहाँ पर कचरा उपलब्ध करवा करके इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। इससे बिजली भी बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन इत्यादि या अन्य विषैली गैसें होती वो भी कम होंगे और जो कोयला जलाते हैं हम बिजली के लिए उस पर भी निर्भरता कम होगी। तो इससे पर्यावरण क्या होगा? स्वच्छ होगा और धारणीय व सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा।
दूसरा, यहीं गोरखपुर में जब ये इसका शुभारंभ किया गया उसी दौरान ये अलग से पूछा जा सकता कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कि सूरजकुंड धाम कहाँ होता है। तो सूरजकुंड एक आपका हरियाणा वाला है, तो वो ये मत सोच लीजिएगा, इसमें लगा है सूरजकुंड धाम, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। आगे आइए, बायोफ्यूल प्लांट से भूसा, मवेशियों का गोबर, गन्ने का अपशिष्ट आज से ईंधन निर्मित किया जाएगा। अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुरक्षा कवच योजना। सुरक्षा कवच योजना ये लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। तो सुरक्षा कवच योजना नाम से ही पता चल रहा, कवच, और भी कौन सी कवच, कवच माने होता आवरण, और सुरक्षा देने वाली आवरण तैयार की जाएगी। और इसका किसको सुरक्षा की ज़रूरत किसको, महिलाओं को, बच्चियों को है। तो महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुरक्षा कवच योजना को शुरू किया गया। इसकी शुरुआत 2019 में हुई है। सन जरूर याद रखिएगा। इसमें कामकाजी महिलाएं और महिला यात्रियों को शामिल किया गया। कैसे, अगर वो कोई महिला कामकाजी महिला है, महिला यात्री है, रात्रि के समय अगर 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यात्रा करती है, अगर कुछ उसे असुरक्षा महसूस होती है तो वह 112 नंबर पे कॉल कर सकती है। जब भी कॉल करेगी तो जो पुलिस होगी उसको जो जहाँ वो जा रही है महिला, उसके डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थल तक पहुँचा के आएगी। इसके अंतर्गत कितने 300 पीआरबी को स्थापित किया गया है, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 महिलाओं को तैनात किया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट है विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। नाम से पता चला विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। तो विश्वकर्मा वर्ग के अंतर्गत जो पारंपरिक रूप से अपने काम मुंह में लगे हुए हैं, जैसे लुहार है, बढ़ई है, सुनार है, तो इन सब को फंडिंग मिलती रहे, इनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना शुरू की गई। और ये उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस होता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता। तो डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें मजदूरों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा स्वरोजगार पर प्रमुख रूप से क्या किया जाएगा, बल दिया जाएगा। तो इसमें मजदूरों के विकास व स्वरोजगार पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। पारंपरिक दस्तकारों व कारीगरों के हुनर को निखारने की इसमें कोशिश की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। कौन कौन इसमें शामिल है, तो कारपेंटर है, दर्जी है, नाई, सुनार, लुहार है, हलवाई, मोची, टोकरी बनाने वाले इत्यादि को शामिल किया गया। क्या किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें 10,000 से लेके 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये अमाउंट भी पूछा जा सकता कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के घटक की बात करें तो इसमें कौशल वृद्धि प्रशिक्षण पे प्रमुख रूप से बल दिया गया। टूल किट वितरण किया जाएगा और मार्जिन मनी ऋण है इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसका लाभ प्रत्येक वर्ष से निर्धारित किया गया है। कम से कम 15,000 लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। पात्रता क्या है भाई, तो सबको क्या फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, 18 साल या उससे अधिक की आयु पूरा कर लिया हो, आधार कार्ड हो उसके पास, पहचान पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, मोबाइल 1 नंबर वैलिड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं कोई भी अपना चला जाएगा लाभ लेने के लिए। तो इसके बाद बैंक पासबुक अकाउंट भी होना चाहिए। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस एक प्रकार की ट्रेन है और इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका, फिर पूछा जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को माननीय मोदी जी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है और ये दिल्ली से वाराणसी, ये ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ के बीच चली थी, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच ही इस ट्रेन को चलाया गया। और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड थी 160 किलोमीटर रखी गई है, जबकि ट्रायल किया गया था उसमें 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक का देखा गया था। ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन बन गई है। इसका निर्माण पूछे किसके द्वारा, तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगली स्कीम पे आते हैं दोस्तों। अगली स्कीम है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना, जो व्यापारी होते हैं उसको उनकी, चूँकि
वो उनका आना जाना लगा रहता है, तो जिससे रास्ते में दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो इत्यादि को इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 30 जून 2016 को कब 30 जून 2016 को क्या किया गया, जोखिम जीवन व्यक्तिगत, ये पहले से एक व्यापारियों के लिए बीमा योजना चल रही थी, जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिससे 1 सितंबर 2000 को शुरू किया गया था। तो 1 सितंबर 2000 से चल रही 1 सितंबर 2000 से चल रही जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर 23 जून 2016 को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को लाया जाता है। इसमें कौन कौन किसको लाभ मिलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के जो कॉमर्स टैक्स डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग, अगर उसमें जो भी रजिस्टर्ड व्यापारी ट्रेडर्स हैं उनको केवल शामिल किया गया है, उनको शामिल किया गया। और इसमें जो पैसा राशि मिलेगी, अगर किसी उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला है और उसका 29 मई 2018 के पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की इसमें उसका सहायता दी जाएगी, बीमा उसका होगा। इसमें मृत, हत्या, उम्र यानी परमानेंटली आपकी या स्थायी टेम्पोररी विकलांगता या आंशिक विकलांगता होने की दशा में इसमें बीमा को कवर किया जाता है। अब बात आती है इसमें कौन सी कंपनी बीमा करती है, तो भारत की जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। अगला दोस्तों, बाल प्रगति सूचकांक 2019 से, तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, जो नई दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को शामिल किया गया है। 3 आयाम हैं इसमें, एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है, दूसरा फाउंडेशन ऑफ वेलबींग है, तीसरा अपॉर्चुनिटी यानी मानव को बेसिक ज़रूरत क्या है, दूसरा वह अच्छा जीवन जीने के लिए क्या चीज़ों की आधारभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, और तीसरा अवसर। इन 3 आयामों के आधार पर इसकी 4 कैटेगरी बनाई जाती हैं, उच्च मध्य मध्य और निम्न। तो इन 4 कैटेगरियों के आधार पर भारत का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो गौतम बुद्ध नगर का, और सबसे बेकार स्थिति में रहा है बलरामपुर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला खबर पे आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, और ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जा रहा, और इसकी कैपेसिटी कितनी, तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 150 मेगावाट का उत्तर प्रदेश का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जलाशय पे बनाया जा रहा, तो ये रिहंद जलाशय रिहंद नदी पे बनाया जा रहा है। और इसमें 100 जो मेगावाट है वो मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड जो गुरुग्राम है उसके द्वारा इंस्टॉल्ड किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। जबकि 50 मेगावाट के लिए कौन, तो ये मेसर्स कौन, तो ये आपका सपोरजी, कौन सी, मेसर्स सपोरजी पलोंजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड है, जो कहाँ मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगली स्कीम है उत्तर प्रदेश में गरीब, वंचित, असहाय अभिभावकों के बच्चों को फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया गया, और इसका शुभारंभ बसंत पंचमी के दिन जो 16 फरवरी 2021 से इसका शुभारंभ किया गया। यह निःशुल्क कोचिंग योजना है। इसमें किसकी कोचिंग प्रदान की जाती है, तो कोचिंग इसमें यूपीएससी IAS का एग्ज़ाम जो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं, सिविल सर्विसेज, यूपीपीएससी, स्टेट सर्विसेज, जेई, नीट, SSC, यूपी टेट, CTET, CDS, NDA, बैंकिंग, इसके बाद UPSSC, इन सब एग्ज़ामों के लिए इसे शुरू किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत फ्री टेबलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। तो पूछ लेगा कि अभ्युदय योजना का संबंध किससे है। अगला, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो कोविड-19 के महामारी के दौरान जिन अनाथ बच्चों ने अपने माता पिता या जिसके अभिभावक या संरक्षक के अंतर्गत उनका
लालन पालन हो रहा था, उनकी मृत्यु हो गई, उनको गंवा दिया, तो उन अनाथ बच्चों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन शर्त है इनकी एज 0 से 18 वर्ष होनी चाहिए। तो बाल बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं को 4,000 रुपये प्रति माह इसमें प्रदान किया जाएगा। और बालिकाओं के विवाह, जो बालिका होगी तो उनको विवाह के लिए 1,10,000 रुपये, एक मुश्त राशि 1,10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण योजना। तो ये भूजल अंडरग्राउंड को लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश मेंस में भी क्वेश्चन यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, पेपर उठा के देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में अंडरग्राउंड वाटर जो भूजल है उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा। तो भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से 17 अगस्त 2017 17 तो ये 17 अगस्त 2017 को 17 अगस्त 2017 को ये डेट याद कर लीजिए। 17 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई। उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर की गिरावट को रोकना, वर्षा जल का संचयन करना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो भूमिगत जल है उसका समन्वित या एकीकृत प्रबंधन किया जाए। यूपी का इस प्रकार का ये पहला मिशन है जिसमें अंडरग्राउंड वाटर पर फोकस किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के कितने 22 शहरों में इसमें शुरू किया गया, जिसमें 271 विकास खंडों को शामिल किया गया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश का जो गंगा एक्सप्रेसवे है इम्पॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए प्रीलिम्स में। तो गंगा एक्सप्रेसवे न केवल प्री बल्कि मेंस इंटरव्यू हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्वेश्चन बनेगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और यह कितने 12 शहरों से, उत्तर प्रदेश के कितने 12 शहरों से गुजरेगा। ये 12 शहरों का आप कैसे ध्यान रखोगे? तो हमने इसकी चूँकि तुरंत तो शहर ये आपका ज़िले याद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूजन होने के बाद गलती ना हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रिक भी बनाया है। मान लो कि आपकी कोई महबूबा है, तो महबूबा से कहते हो कि संभल, महबूबा संभल शाह हुरपा, महबूबा संभल शाह हुरपा, हुरपा को आप क्या इसको कर लीजिए शाह हरपा। तो महबूबा हुरपा ही लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो महबूबा संभल शाह हुरपा, तो में से हो जाएगा मेरठ, हा से हो जाएगा हापुड़, बू से हो जाएगा बुलंदशहर, फिर बा से हो जाएगा बदायूं, और आ से इसमें एक आ जो है, आ की मात्रा जो लगी इससे अमरोहा हो जाएगा। शाह से संभल अपने आप में जिला है। उसके बाद शाह से शाहजहाँपुर, और उसके बाद आपका यच से क्या हो जाएगा? तो यच से आपका यहाँ क्या हो जाएगा? इसको आगे देखिएगा। यच से आपका हरदोई, यू से उन्नाव, आर से आपका रायबरेली, और फिर आपका पी से प्रतापगढ़, और अंत में ए से इलाहाबाद। तो ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िले से शुरू होता है और इधर आपका कहाँ, इलाहाबाद में ख़त्म होता है। 594 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और टोटल जो लागत आएगी वो 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि लागत इसमें आंकी गई है। तो ये पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आप कहेंगे ये नेशनल स्तर की है, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया तो ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू की गई। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ये कब लॉन्च हुई? 5 मार्च 2019। कैसे आप याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च हुई? तो इसको ध्यान रखिएगा। जो गांधी बाबा थे, गांधी बाबा ने गांधी इरविन समझौता जो करवाया था वो 5 मार्च को ही हुआ था। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च गांधी इरविन समझौता से, ध्यान रखिएगा। तो इससे डबल क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को शुरू हुआ था, तो ये एक डेट यहाँ से गांधी इरविन समझौता की भी आपको याद हो गई। और दूसरी कौन सी? तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि श्रम योगी मानधन योजना उत्तर प्रदेश में, अब ये डेट तो फिक्स हो गई 5 मार्च, तो ऐसे 5 मार्च आप लिख लीजिए। अब कौन से सन में? तो ये मार्च तीसरा महीना होता है, इसको 3 का स्क्वायर कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 आ जाएगा। अंत में 9 आने का मतलब हुआ
की 2019। तो ये 5 मार्च 2019 को इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसमें ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं जिनकी आय कितनी 15,000 रुपये से कम है और इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। न्यूनतम राशि 55 रुपये आप इसमें दे करके इसका लाभ उठा सकते हो और अधिकतम राशि 200 रुपये, 55 से 200 रुपये दे करके। और इसमें 60 वर्ष के बाद आपको प्रत्येक महीने 3,000 रुपये का क्या मिलेगा, यानी वृद्धावस्था पेंशन इसमें प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद। कुछ उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम हुए, उन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद 1973 में बनती है। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र ये कितने हैं, इसके अनुसार राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद पूछे तो 1973 और 1973 की राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने 69 हैं। इसके अलावा कृषि रथ योजना पूछा जाए तो 2010 और 11 में इसका शुभारंभ किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, दूर के किसानों को विविध प्रकार की जानकारी मिलती रहे। जो दूर दराज में रहते हैं ऐसे किसान, तो उनको हर प्रकार की जानकारी मौसम से लेकर के जलवायु से लेकर के, जिससे उनकी फसल पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव का सामना न करना पड़े, इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए किसान रथ योजना को 2010-11 में शुरू किया जाता है। तो दूर दराज के किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी देने हेतु मेंस में भी लिखो, निबंध आ जाए किसानों की दैनिक स्थिति, उस पर कुछ ऐसा आता तो वहाँ इन उत्तर प्रदेश की स्कीम जरूर यूज करिए। इसके अलावा किसान मित्र योजना ये 18 जून 2001 में शुरू की जाती है। शिक्षा मित्र योजना भी 2021 में शुरू हुई थी एजुकेशन, उसी दौरान किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। उद्देश्य क्या था, कृषि संबंधी जानकारी देने हेतु इसको भी किसान मित्र योजना, किसान को मित्र के रूप में मानते हुए उनको जानकारी मुहैया कराया जाए, उसके लिए किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की जाती। किसान बही योजना तो ये आपका 1992 में इससे किसान बही योजना को शुरू किया जाता है। केसीसी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में केसीसी 1998 में शुरू होती है। अगली जो स्कीम है, मेन स्कीम पे आते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है। तो अलग से पूछेगा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। तो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 10 सितंबर 2019, ये डेट जरूर आप याद रखिएगा, 10 सितंबर 2019 उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य क्या था, किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए या किसानों की आय बढ़ाई जाए, कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, कृषि निर्यात हेतु जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जाए और निर्यात उन्मुख वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए जिससे निर्यात किया जा सके और पैसा कमाया जा सके। राज्य में पर्यावरण अनुकूल कृषि जिसमें स्मार्ट या क्लाइमेट स्मार्ट कृषि शामिल है, रेजिलिएंट कृषि शामिल, इन सबको फिर विभिन्न प्रकार की ऐसी किस्में को प्रमोट करना जो जलवायु के अनुकूल हैं, जलवायु के साथ वो टॉलरेंट हैं, सहनशील हैं। प्रावधान क्या है इसमें, अब आइए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति जो 2019 आई, उसका प्रावधान है कि कृषि निर्यात जो हो रहा है अभी बहुत कम है। अभी कितना है, 17,591 करोड़। ये अमाउंट नोट कर लीजिए, मेंस में लिखिएगा। तो ये 17,000 पेटी में भी सीधा पूछा जा सकता है। तो ये 17,591 करोड़ इस समय है। इसको इंक्रीज करके 2024 तक 25-24 मिलियन $, करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17,591 करोड़ रुपये जो वर्तमान में निर्यात होता है, इसे 2024 तक 25-24 मिलियन $, करना। तो ये प्रमुख टारगेट सेट किया गया है, यानी वर्तमान के मूल्य से ये कितना करना है, दुगना करना है। जो वर्तमान मूल्य है उससे इसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाए, रोगमुक्त क्षेत्र का विकास हो, ताज़े फल व सब्जियों का निर्यात हेतु लंबी दूरी के समुद्री जो प्रोटोकॉल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में भारत के उत्पाद को लोग जाने इसके लिए कार्यक्रम सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया जाए।
यानी कृषि से संबंधित सेमिनार। निवेश को बढ़ावा देने हेतु व्यवसाय को भारत में ऐसा दिखाया जाए कृषि एक घाटे का सौदा नहीं है। निर्यात के लिए लोग यहाँ पर व्यवसाय करने आए तो इससे निर्यात आपका बढ़ेगा। राज्य का उत्तर प्रदेश का ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया। राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि के लिए जिला या जिलों के समूह को क्लस्टर के रूप में विकसित करने को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से रिसर्च व डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ों फैक्ट फिगर की बात करें तो राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है उसी को GSDP बोलते हैं। तो GSDP में कृषि का योगदान 2017-18 में अगर चालू कीमत और स्थिर कीमत, चालू कीमत में हमेशा ज़्यादा आता है, स्थिर कीमत पर अपेक्षाकृत कम आता है। तो इसमें कितना 3% का गैप है। अगर चालू कीमत पर पूछा जाए तो 25.7% व स्थिर कीमत पर 22.7% होता है। तो ये डेटा आप लिख लीजिए और जहाँ मेंस में ज़रूरत आए वहाँ इसका यूज जरूर कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान कितना है, तो ये कितना है 25.7% चालू कीमत पर, स्थिर कीमत पर 22.3% का गैप है, ध्यान रखिएगा। तो 22.7% इसमें हो जाता है। यूपी में कल्टीवेटेड एरिया अगर कहा जाए सिंचित क्षेत्र कितना है तो 177.21 लाख हेक्टेयर है और नेट कल्टीवेटेड एरिया पूछा जाए तो 166 लाख हेक्टेयर नेट कल्टीवेटेड एरिया आता है। तो उत्तर प्रदेश में कल्टीवेटेड एरिया तो 177.21 लाख हेक्टेयर। उसके बाद अगर नेट कल्टीवेटेड एरिया पूछा जाए तो 166 लाख हेक्टेयर आता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम किस किस मामले में स्थान है, तो आ वाली जितने आम है, अमरूद है, आंवला है, तो आलू है, तो आम, अमरूद, आंवला, आलू, गन्ना, दूध, इसके बाद मांस व बागवानी में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। इतना नहीं, जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अब देश का पहला मल्टी मॉडल, अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो देश का पहला मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो कहाँ बनाया जा रहा, तो 12 नवंबर 2018 को इसे बनारस में स्थापित किया जा रहा। ये बंगाल से हल्दिया, यानी बंगाल का जो हल्दिया है उसको बनारस से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसका शुभारंभ 2019 में शुरू किया गया और कब, 11 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ होता है। कौन, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। और कहाँ से, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मथुरा से इसका शुभारंभ किया जाता है। तो ये 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार के लिए किसानों की आय को क्या किया जाएगा, इसमें बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और कैसे, जो इसमें किसानों की आय को ध्यान में रखते हुए अन्य एलिमेंट को भी शामिल किया गया है, जिनमें जो जानवरों को यानी फूट एंड माउथ डिसीज, जो मुंह पका, खुरपका और मुंह पका रोग होता है उसको, और दूसरा ब्रूसिलोसिस जो बीमारी होती है उसको भी दूर करने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ये आपकी है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना इसके अंतर्गत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो BPL परिवार की दोस्तों अगल बगल शोरगुल होना शुरू हो गया, इसलिए पार्ट 1 यहीं पर स्टॉप करते हैं। कृपया पार्ट 2 के लिए वेट करिए, बहुत ही जल्द आपको पार्ट इसका 2 या सेकंड मिलने वाला है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।